हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने टरबाइन सीख लिया, पंप सीख लिया। अब आप लोगों को फिर से यूनिट 4 का कुछ बचा हुआ पार्ट जो है वो सीखना है। रिपीटली वेरिड फ्लो 2 पार्ट, सेकेंड पार्ट जो है वो मैंने छोड़ा हुआ था, वो आप लोगों को सीखना है। ठीक है, तो RVF तो आप जानते ही हैं। RVF क्या होता है कि अगर ये सरफेस है, बेड स्लोप है, ठीक है, तो जो वाटर सरफेस है, वाटर का जो सरफेस है उसमें मतलब डेप्थ में वेरिएशन होगा, डेप्थ में या वेलोसिटी में वेरिएशन होगा, लेकिन बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस में ही वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टेंस में ही वेरिएशन हो जाएगा। तो जैसे इतनी डेप्थ में बहुत छोटा सा डिस्टेंस है और इसमें इतना वेरिएशन हो गया, y1 है, ये y2 है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में वेरिएशन हो गया। अब डेप्थ में वेरिएशन हुआ है तो वेलोसिटी वगैरह में भी वेरिएशन हो जाएगा। तो इस तरीके को हम लोग RVF बोलते हैं। एक चीज़ और, चूँकि जो डिस्टेंस है वो बहुत थोड़ी सी डिस्टेंस इन्वॉल्व होती है, तो इसमें मेजर फोर्सेस को हम नहीं लेते हैं। मतलब मेजर फोर्सेस, फ्रिक्शनल लॉसेस जो होते हैं वही मेजर लॉसेस होते हैं, तो इन्हें हम इसमें निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शनल लॉसेस का कोई केस यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। एक चीज़ और कि ये तो पहले भी डिस्कस हो चुका है कि RVF में जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन था वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट में। ठीक है, ये तो पहले हो चुका है। देखिए, वियर वगैरह, नॉचेस एंड वियर्स मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताए थे, लेकिन अब जो वियर वगैरह होगा वो क्या होगा, ओपन चैनल के केस के लिए आपको सीखना होगा। ठीक है, तो वियर क्या होता है, पहले भी आपने ओपन चैनल के लिए ही सीखा था, वही चीज़ आपको यहाँ पर दोबारा सीखनी है कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स के साथ। ठीक है, तो वियर क्या होता है, चैनल के अक्रॉस में एक रेज्ड लेवल ऑफ सरफेस होता है। जैसे कि अब इस चीज़ को आपको कैसे समझना होगा कि देखिए, ये जैसे ये वाटर का सरफेस है, ऊपर से देखने पर ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जो वाटर का जो वो है, डायरेक्शन है वो ये है। अब अगर क्या किया जाए, ये ऊपर से देखने में है, ठीक है, तो मतलब ये भी साइड्स हैं और ये भी साइड्स दिख रहा है, ऊपर से हम इसे देख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर इसी फ्लो की डायरेक्शन में, मतलब हमने यहाँ पर हमने कुछ हाइट का एक स्ट्रक्चर बीच में लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि अब हाइट ऑफ वाटर जो है अब लगातार ये नहीं रहेगा। जो आगे तक हाइट ऑफ वाटर सेम जा रहा था, अब वो नहीं रहेगा। अब इसी चीज़ को ज़रा सामने से देखने में कैसा दिखेगा वो बनाते हैं। तो देखिए, सामने से देखने में कैसा दिखेगा, ये रहेगा बेस और स्ट्रक्चर, कुछ एक बीच में कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये सामने से देखने में दिखेगा, अभी ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। और वाटर का सरफेस, अब ये स्ट्रक्चर बीच में बन गया है, तो मान लीजिए यहाँ से वाटर था, अब ये स्ट्रक्चर हो जाने पे वाटर का लेयर कुछ ऐसे जाने लगेगा। ठीक है, इधर भी और यहाँ से भी कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, वाटर का लेयर ऐसे, ये वाटर लेयर सामने से देखने पर ये ऐसा दिख रहा है। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं वियर। अब क्या होता है, वियर की थिकनेस, हाइट, इस बेसिस पे वियर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। जो पहला होता है वो होता है शार्प क्रिस्टेड वियर। ये पूरा क्लासिफिकेशन अभी बाद में आएगा डिटेल में। और ब्रॉड क्रिस्टेड वियर 2-3 तरीके से होता है। ठीक है, तो अभी आपको सीखना जो है वो शार्प क्रिस्टेड वियर सीखना है। और शार्प क्रिस्टेड वियर की कुछ जो है स्पेसिफिकेशंस हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है। वो क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, शार्प क्रिस्टेड वियर क्या होता है कि कुछ ऐसा हम लोग देखें तो ये जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो काफ़ी शार्प होता है।
कुछ इस तरह कह सकते हैं। अब ये जो थिकनेस जो ऊपर इतनी सी दिख रही है वो क्या होनी चाहिए, 2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो थिकनेस दिख रही है। और ये जो एंगल दिख रहा है ये क्या होना चाहिए, 45 डिग्री से ज़्यादा ही होना चाहिए। ये जो एंगल दिख रहा है 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और ये जो थिकनेस है वो 2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों जो है ये मतलब ये दोनों कंडीशंस फॉलो होती हैं तो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं कि शार्प क्रेस्टेड वियर है वो। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। शार्प क्रेस्टेड वियर क्या है कि ये वाटर सरफेस है और इसके ऊपर से जब वियर के ऊपर से जब ये देखिए लिखा हुआ है कि ये वाटर सरफेस है। वाटर सरफेस जब इसके ऊपर से वियर के ऊपर से पास होता है तो वो अप स्ट्रीम इंड और डाउन स्ट्रीम इंड दोनों को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है और इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शार्प क्रेस्टेड वियर कहते हैं। और इन्हें हम लोग नॉचेस भी बोलते हैं या फिर थिन प्लेट वियर भी बोलते हैं। शार्प क्रेस्टेड वियर जो है मेनली किस लिए यूज़ किए जाते हैं, फेयरली प्रिसाइज फ्लो मेजरमेंट डिवाइस के रूप में यूज़ किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में और इरिगेशन प्रैक्टिस में। अगर आपको ध्यान हो तो नॉचेस एंड वियर्स मैंने पहले बताया था, तो उसमें क्या था कि वियर जो है वो हैवी स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग वियर बोलते थे और नॉच बोलते थे मेटालिक स्ट्रक्चर जो कि बहुत पतला होता था उसको हम लोग बोलते थे कि ये क्या है, जो है ये होता है नॉच होता है, नॉचेज एंड वियर्स होता है। ठीक, तो अभी जो शार्प क्रेस्टेड वियर है उसको नॉच बोला जा रहा है और ब्रॉड क्रेस्टेड वियर को वियर ही बोला जाएगा और शार्प क्रेस्टेड वियर को थिन प्लेट वियर, ये सारे नेम्स में से कोई भी आपको पूछा जा सकता है। अच्छा, इन सब का वर्क जो होता है वो क्या होता है, मीजरिंग डिवाइस, फ्लो मीजरिंग डिवाइस के उसमें ये यूज़ किया जाता है, फ्लो मेजरिंग डिवाइस के फॉर्म में यूज़ किया जाता है इसको। ठीक है, शार्प क्रेस्टेड वियर जो हैं वो मेनली मेटल प्लेट्स के बने होते हैं और इसकी जो थिकनेस है वो 2 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो एंगल है वो 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए डाउन स्ट्रीम साइड में। वियर जो है वो किसी भी शेप का क्रॉस सेक्शन हो सकता है, इसका पहले भी बताया गया था। तो मेनली अभी जो है वो हम लोग दो ही सीखेंगे, रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर, सिर्फ 2 ही केसेस हम देखेंगे, बाकी ये हो तो किसी भी तरीके का हो सकता है। ठीक है, अब जो है हम लोग सीखेंगे तो रेक्टेंगुलर वियर सीखेंगे। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं, इससे कई चीज़ें हैं जो हमें जाननी होंगी। पहले देखिए ये शार्प क्रेस्टेड के लिए यही मैंने डायग्राम अभी बनाया था, यही डायग्राम देखिए अभी बनाया था। ये जो है ये होता है, ये एंगल जो है 45 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और ये ऊपर का जो थिकनेस है वो 2 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं शार्प क्रेस्टेड वियर, शार्प क्रेस्टेड वियर। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब आप इसका डायग्राम, डिफिनीशन डायग्राम देखते हैं। ये देखिए डिफिनीशन डायग्राम में क्या है कि ये वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है जो कि यहाँ से लेके ऐसे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ये इसका एनर्जी लाइन है, ये एनर्जी लाइन बनाया गया है। ये बेस है, आगे भी स्लोप वही है, बस यहाँ पर डेप्थ जो है वो चेंज हो जाती है। ये जो ये लगा हुआ है ये एक शार्प क्रेस्टेड वियर है। शार्प क्रेस्टेड वियर का जो हाइट है, मतलब शार्प क्रेस्टेड वियर का जो हाइट है, ये देखिए ये इस अप साइड में बेस से जो शार्प क्रेस्टेड वियर का जो हाइट है उसे हम लोग P, कैपिटल P से इंडिकेट कर रहे हैं और जो डाउन स्ट्रीम साइड से जो हाइट है उसको हम लोग डेल Z से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, P हो गया और डेल Z हो गया, मतलब P और डेल Z दोनों ही क्या हैं, हाइट ऑफ ये शार्प क्रेस्टेड वियर हैं। एक जो है वो अप स्ट्रीम बेस से है और एक जो है वो है डाउन स्ट्रीम बेस से है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट जो है अब देखते हैं H0 और H1 क्या है। तो देखिए
अब आप बेस किसको मानिए, ये जो शार्प क्रेस्टेड वियर है इसका जो अपर पॉइंट है इसको आप बेस मानिए, और इस बेस से जो हाइट ऑफ वाटर है अप स्ट्रीम साइड में जो हाइट ऑफ वाटर है उसको क्या, उसे H1 से इंडिकेट करेंगे। H1 ध्यान रखिएगा, ये नोटेशन सब लगातार यूज़ होंगे, ठीक है। तो जो अप स्ट्रीम साइड में जो वाटर का जो हाइट है, कहाँ से बेस मानकर वाटर का हाइट है, जो वियर है, वियर के जो अपर सरफेस है उसको बेस मानकर जो वाटर का हाइट है वो लिया गया है, तो उसे H1 से इंडिकेट किया गया है। इसी बेस से यानी कि वियर की जो अपर सरफेस है, वियर का जो अपर पार्ट है उसके क्रिस्ट से जो है एनर्जी लाइन तक का जो हाइट है उसे कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, H0 से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, H0 और H1 में जो डिफरेंस है वही क्या होगा, वेलोसिटी सेक्शन 1 पे वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ये होगा, ठीक है। तो अप स्ट्रीम साइड में तो लगभग सारी चीज़ें जितनी लिखी थी वो जान चुके हैं। अब आ जाते हैं डाउन स्ट्रीम साइड में। तो डाउन स्ट्रीम साइड में देखिए, तो जो वाटर लेवल है जैसे ये शार्प क्रेस्टेड वियर को पार करता है वो क्या होने लगता है, ऐसे डाउन स्ट्रीम साइड में जाने लगता है। तो ये जो अपर लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं अपर नेपी, ये जो मैंने अभी जो डार्क किया इसे बोलते हैं अपर नेपी, ठीक है। और ये जो इसकी ये जो डाउन स्ट्रीम साइड की ये वाली जो लेयर आएगी इसे बोलते हैं लोअर नेपी। ये है अपर नेपी, ये है पूरा लोअर नेपी। और सिर्फ जब नेपी बोलते हैं तो मतलब ये पूरा एज अ होल बात हो रही है, पूरा इसकी बात हो रही होती है, ठीक है। इसका अपर वाला सरफेस जो है वो अपर नेपी होता है, लोअर वाला सरफेस जो होता है वो लोअर नेपी होता है। और देखिए ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये पैराबोलिक कर्व बनाते हुए नीचे जाता है। अब वैसे भी इसका एग्जैक्ट पैराबोलिक तो नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में इजीनेस रखने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ये ट्रूली पैराबोलिक शेप में आगे की साइड जाएगा और ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की साइड ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए और भी आगे इसमें डायग्राम में देखते हैं। देखिए जैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे क्या है, हाइट ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पे सब क्रिटिकल फ्लो चल रहा होगा, लेकिन अचानक से यहाँ पे देखिए जो थिकनेस है वो कम हो जाती है और यहाँ पे जाकर फिर से थिकनेस जो है वो बढ़ जा रही है। तो मतलब सीधी बात है, इतने पार्ट में ये क्या हो जाता है, सुपर क्रिटिकल हो जाता है। ध्यान से देखिए, जैसे ये शार्प क्रेस्टेड है, जैसे ये आगे जाएगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जहाँ पे सबसे कम एरिया अवेलेबल होगा वो जो है आपका थ्रोट का काम करेगा, सेक्शन के थ्रोट का काम करेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके बाद फिर से क्या होगा, एक्सपेंड होने लगेगी, वेव्स एक्सपेंड होने लगेंगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर सुपर क्रिटिकल फ्लो हो रहा है और आगे जाकर वो सब क्रिटिकल स्ट्रीम में चेंज हो जाता है तो क्या होगा, जंप फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये जंप फॉर्मेशन को शो किया गया है। ये जो वाइटी है ये टेल वाटर डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेल वाटर डेप्थ क्या है, ये जो डाउन स्ट्रीम साइड में जो बेस है उससे हाइट ऑफ वाटर जो हो जाएगा, उसे बाद में जो हाइट ऑफ वाटर जंप फॉर्मेशन के बाद जो हाइट ऑफ वाटर हो जाएगा उसको क्या रिप्रेजेंट किया गया है, उसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया है, टेल वाटर डेप्थ से। अच्छा, ये वाई बी क्या है, देखिए ये दोनों लेवल क्या हैं, अलग अलग हैं। ये जो डाउन स्ट्रीम साइड में जो बेस है उससे हाइट ऑफ वाटर की जो हाइट होगी, जंप फॉर्मेशन से जो पहले जो हाइट ऑफ वाटर की जो हाइट होगी उसे हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाई पी से, ठीक है, वाई पी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। नेक्स्ट जो यहाँ पर एक और टर्म आपको दिख रहा है वो देखिए एयर वेंट्स दिख रहा है। देखिए होता क्या है कि यहाँ पर वाटर लेयर एक ये चल रही है वाटर लेयर, बीच में ऐसे वाटर फिल हो रहा है, या नीचे भी वाटर फिल है। ये जो बीच का एरिया हो जाता है, ये जो पूरा बीच का एरिया है, यहाँ पूरा क्या हो जाता है, इनिशियल में कुछ एयर रहती है जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ प्रेशर रहता है। धीरे धीरे क्या होता जाता है, प्रेशर कम होता जाता है और एक ऐसी कंडीशन आती है कि जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है यहाँ पे प्रेशर, तो क्या होता है कि
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है, तो यहाँ पे धीरे धीरे अभी तो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होता है कि एयर वगैरह है, सफिशिएंट प्रेशर वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पर एयर है तो बीच में हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या होती है धीरे धीरे जो है यहाँ पर कम होने लगता है, एयर यहाँ पे कम होने लगती है। तो ये जो नैपी है, जब यहाँ बीच का एयर जो है वो जाने लगेगा तो नैपी जो है किधर साइड शिफ्ट होने लगेगी। अब नैपी जो है लोअर नैपी ऐसे हो जाएगी, अपर नैपी ऐसे हो जाएगी, और कम हो जाएगा, बीच में जो एयर है वो और कम हो जाएगी। तो क्या होगा, अब जो है बिल्कुल इससे सट के जाने लगेगा लोअर नैपी, और अपर नैपी भी बिल्कुल सट से जाने लगेगा। तो इस तरीके का जो केस हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं क्लींजिंग नैपी, क्लींजिंग नैपी बोलते हैं। तो देखिए आगे इसको डायग्राम को ये देखिए बनाया गया है, ये देखिए ये है डायग्राम क्लींजिंग नैपी का। ये मैंने बोला, अब देखिए यहाँ पर कुछ भी एयर नहीं है, ये लोअर नैपी है और ये अपर नैपी है, ठीक है। तो ये जो है क्लींजिंग नैपी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट जो है, अब ये क्या होता है, हमारी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें क्लींजिंग नैपी जो है वो फॉर्म नहीं कराना होता है। तो हमें ये चाहिए होता है कि ये जो धीरे धीरे एयर जो है बीच का गायब हो रहा है, यहाँ पर सफिशिएंट एयर जो है वो रहना चाहिए एयर। जब ऐसा हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें एयर वेंट देने होते हैं जो क्या करें, कंटिन्यूसली यहाँ पर एयर का सप्लाई करते रहें। जब एयर सफिशिएंट रहेगी, जब इधर एयर है तो ये जो लोअर नैपी है वो इसके सरफेस से क्या रहेगा, दूर ही रहेगा, और क्लींजिंग नैपी जो है वो फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन था। अब मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा आपको। ये एक डायग्राम अभी बच रहा है, इस डायग्राम को मैं बताऊंगी। पहले ये जो हमने लिखा है ज़रा हम इस बार देख लेते हैं। देखिए, द वाटर सरफेस मेनली ये जो रेक्टेंगुलर वियर हम लोग देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर वियर का क्या मतलब है कि ये जो सामने जो प्रोजेक्शन आया है वो उसका जो शेप है वो कैसा कटा हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप में कटा हुआ है, ठीक है। अभी जो आप लोग केस देखेंगे उसमें क्या है, पूरे केस में आपका मतलब जो थिकनेस आपका जो ये था, चैनल का जो थिकनेस था, उस पूरी थिकनेस में ही वियर फॉर्म है। मतलब थिकनेस ऑफ चैनल और वियर का लेंथ दोनों बराबर हैं, ऐसा केस हम लोग देखेंगे। पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी फॉर्म होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर नैपी बोलते हैं। ये चीज़ हो चुकी है। अब देखिए, और वियर क्रिस्ट पे क्या होता है, जो फ्लो है वो सेपरेट हो जाता है। इनिशियली जंप फॉर्म होता है हायर देन द वियर क्रिस्ट लेवल बिफोर प्लंजिंग डाउन, द सरफेस इज नोन एज द लोअर नैपी। जो मैंने बताया, जो लोअर साइड में जो नैपी फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं लोअर नैपी बोलते हैं, ठीक है। अगर क्या होता है, वेयर पूरी विथ में एक्सटेंड होगा, जो कि अभी के केस में एक्सटेंड होगा ही, तो क्या होता है, लोअर नैपी जो है उसके बीच में इनिशियल में थोड़ा सा स्पेस होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसे जैसे फ्लो होता जाता है तो क्या होता है, जो उसके अंदर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता जाता है। तो इस तरह क्या होता है, लोअर नैपी जो है वो डिप्रेस्ड हो जाती है, और ये जब ये बहुत देर तक यही काम होता रहेगा तो क्या होगा, एयर पैकेट जो हैं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं क्लींजिंग नैपी बोलते हैं। देखिए, क्लींजिंग की स्पेलिंग यहाँ पे सही लिखी है डायग्राम में। यहाँ पर क्लींजिंग में ये यहाँ पर लास्ट में जो है वो जी यहाँ पर लगा लीजिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। क्लींजिंग नैपी, ठीक है। स्टैंडर्डाइज जो कंडीशन है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एयर पैकेट्स लोअर नैपी के नीचे जो है वो हम लोग एयर पैकेट्स जो है वो कंटिन्यूसली देते रहते हैं, जिससे क्या होगा, हमें कांस्टेंट प्रेशर हमें मिल जाए। ये कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो पैकेट्स जो भेजे जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एयर वेंट बोलते हैं। ओके, फ्री फ्लो का केस हो रहा है अभी। ये जो केस आपको बताया गया है ये फ्री फ्लो है। ये किस तरह, ये फ्री फ्लो क्यों है और दूसरे केसेस कौन कौन से होते हैं, जब दूसरे केस आप पढ़ेंगे तब आप लोग समझ जाएंगे। अभी आप लोग क्या करना है, एक डिस्चार्ज इक्वेशन जो है डिराइव करनी है। डिस्चार्ज इक्वेशन डिराइव करने से पहले
आपको ये बात माननी होगी कि आइडल केस लेना है। आइडल केस इस तरह लेना है कि जो शार्प क्रेस्टेड वियर है उससे जो नेपी फॉर्म हो रही है वो क्या होगा, पूरी तरह से पैराबोलिक है, पैराबोलिक ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसके अलावा जो एक मतलब एक स्मूथ वे में क्रॉस हो रहा है और जो थिकनेस है वो पूरे इसमें सेम है, कुछ इस तरह हम लोग मानते हैं। और रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो सिर्फ ड्यू टू ग्रेविटी ही हो रहा है, शार्प क्रेस्टेड वियर के ऊपर हो रहा है। आइडल डिफ्लेक्शन जेट हम लोग मान रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ किया जाएगा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू ग्रेविटी को कवर करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो जाएगा। और रेक्टेंगुलर वियर है जिसकी जो लेंथ है वो L है, और रेक्टेंगुलर चैनल जिसमें फ्लो हो रहा था उसकी विथ जो है वो B है। इस केस में जो विथ मतलब चैनल का विथ और वियर का भी थिकनेस दोनों क्या है, वियर का लेंथ बोलेंगे वैसे तो, वियर का जो लेंथ है वो दोनों क्या है, बराबर है, यानी L = B है। तो आइडल डिस्चार्ज होगा एलिमेंट्री स्ट्रिप। अब देखिए एलिमेंट्री स्ट्रिप देखते हैं, ये है एलिमेंट्री स्ट्रिप, हमने ऐसा माना हुआ है। ये देखिए अभी क्या है, ये क्या है, ये पूरा हाइट है और इस पे ये जो है ये ट्रेजेक्ट्री ऐसे फॉर्म हो रही है। हमने क्या किया, हमने बीच में एक छोटा सा स्ट्रिप लिया है जिसकी थिकनेस क्या है, DH है और वेलोसिटी का वेरिएशन के लिए है, और H हाइट यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H डिस्टेंस पर ये है, ठीक है। और ये जो इसका ये जो पार्ट है ये एनर्जी लाइन से लिया गया है, ठीक है, ये पार्ट हमारा एनर्जी लाइन से है। ओके, ये जो हाइट, ये जो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा, चूँकि h यहाँ से डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, √2gh हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ये आगे यूज़ होगा। ओके, अगर ये जो अभी हमने स्ट्रिप देखा, इसी स्ट्रिप से पास होने वाला डिस्चार्ज अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देना होगा। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी तो √2gh है, वो अभी हमने देखा। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखिए DH तो अभी आपको दिख रहा था, और पीछे साइड में ऐसे ये ऐसा बनेगा, ये जो है ये क्या है, ये L है, और यही पूरा रेक्टेंगुलर चैनल है, ऐसे पूरा रेक्टेंगुलर चैनल है, यही क्या है, विथ है, BB है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको L × DH ले रहे हैं। आइडल डिस्चार्ज के लिए हमें क्या करना होगा, उसे इंटीग्रेट कर देना होगा। अच्छा, ये जो मैंने पहले भी बताया था, ये जो स्मॉल h लिया जा रहा है वो कहाँ से लिया जा रहा है, एनर्जी लाइन से लिया जा रहा है। तो जब एनर्जी लाइन से लिया जा रहा है तो किसी भी पॉइंट के लिए जब एक्चुअल डिस्टेंस तक आप लेंगे, जैसे देखिए अब आप डायग्राम देखिए पहले, ये पार्ट देखिए। अभी क्या है, अगर आप ये हमने जो h लिया वो यहाँ स्टार्ट किया, ठीक है, और इस जगह पर अगर आप एनालिसिस करते हैं, आपको जो फ्लो हो रहा है वो कितनी जगह से हो रहा है, इतनी जगह से हो रहा है। तो सीधी बात है, आपका जो लिमिट होनी चाहिए वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए, ठीक। तो अगर आप देखें तो यहाँ जब आपने बेस ले लिया तो ये वाली वैल्यू कितनी है, v²/2g है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, h1 + v²/2g है। वही चीज़ यहाँ पर हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिया गया है। तो जो लोअर लिमिट लिया गया है वो क्या है, v²/2g, दूसरा क्या है, h1 + v²/2g। बाकी L जो है वो पूरे इसमें कांस्टेंट है, √2g भी पूरे इसमें कांस्टेंट है, इसे हमने पूरी तरह से बाहर निकाल लिया और इसमें क्या किया, हमने इंटीग्रेट किया तो हमें ये मिला। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये तो ये क्या है, ये आइडियल डिस्चार्ज हमें मिला। इसमें अगर हमें एक्चुअल डिस्चार्ज चाहिए तो अभी थोड़ी देर पहले बोला गया ना कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया जाएगा। तो एक्चुअल डिस्चार्ज = कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई आइडियल डिस्चार्ज, ठीक है। ये वैसे ये भी फॉर्मूला जो है वो पूरी तरह से फॉर्मूला ठीक है और इसको भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम ये फॉर्मूला इसे थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू नॉर्मली नहीं देता। हमें जो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के टर्म्स में दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इस
ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें से इस वाले पार्ट से क्या करिए, H1 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H1 की पावर 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + v²/2g डिवाइड बाई H1 के होल की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 माइनस v²/2g डिवाइड बाई H1 की पावर 3/2। ठीक है, तो अब कितने पार्ट को ये जो इससे जो कॉमन लेने पर जो अंदर बचा था वो पूरा पार्ट, अगर हम उसको क्या मान लें, उसको हम लोग CD मान लें, उसको पूरे को हम लोग CD मान लें, तो क्या हम उस फॉर्मूले को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 2/3√2g L H1 की पावर 3/2, ये सब कुछ एज इट इज़ है, सिर्फ CD वैल्यू है। तो CD का जो वैल्यू हमें मिला वो क्या मिला, ये मिला, दिस वैल्यू CC मल्टीप्लाई ये वैल्यू। तो आप चाहें तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला पहले CD के लिए अप्लाई करें, अगर CC का वैल्यू गिवन है तो पहले इस फॉर्मूले का यूज़ करके CD का वैल्यू निकालें, और फिर इस फॉर्मूले में CD का वैल्यू रख के वैल्यू निकाल लें। तो ये फॉर्मूला इसलिए बोला जाता है कि ये फॉर्मूला हर तरीके के वियर में एप्लीकेबल होता है, बाद में बस हमें CD की वैल्यूज़ ही अलग अलग रखनी होती हैं। अगर आपको ध्यान हो तो पहले भी हम यही करते थे, हमने एक सिंगल फॉर्मूला याद कर रखा था और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की अलग अलग वैल्यूज़ जो हैं वो हर जगह हमने याद की हुई थी या सीखा हुआ था। ठीक है, तो अभी भी वही है, एक ये CD का फार्मूला होगा। एक दूसरा और फार्मूला है जिसे हम लोग रेबुक फार्मूला बोलते हैं, वो कब एप्लीकेबल होता है, जब H1/P की जो वैल्यू है वो 5 से कम होती है। H1 क्या है, शार्प क्रस्टेड वियर का जो अपर पार्ट है उसको बेस मानेंगे, और अप स्ट्रीम साइड में उस मतलब शार्प क्रस्टेड वियर के शार्प पार्ट को बेस मानते हुए अप स्ट्रीम साइड पे हाइट ऑफ वाटर जो मिलेगा वो H1 होता है, और अप स्ट्रीम साइड का जो बेस है उसको बेस मानते हुए शार्प क्रस्टेड वियर का जो शार्प वाला पार्ट है वहाँ तक का जो हाइट होता है उसे हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो CD का ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो केस है बहुत ही छोटा सा ही एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं सिल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये अब मैं नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताती हूँ। ठीक, थैंक यू।